मेरा नाम है हर्षाली और आई एम गोइंग टू टीच यू सी प्रोग्रामिंग इन हिंदी। हम पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग को हिंदी में सीखने जा रहे हैं। इन पार्ट्स मैं आपको प्रॉपरली बेसिक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते अपने सी प्रोग्रामिंग को। अब प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है ना? तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, अब अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसका मतलब या तो आप स्टूडेंट है, या तो आप पास आउट हो चुके हैं, या तो जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको नीड है सी प्रोग्रामिंग की। तो जो इंटरव्यूअर होंगे ना, तो वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पूछते ही है। इसलिए कोई भी, अगर आप कोई भी लैंग्वेज, अभी तो हम सी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई किसी और लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखिए। सो स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग ये आती है प्रोग्राम से, है ना? एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को या हमारे लैपटॉप को कोई कमांड देते हैं एज ए इनपुट, और उसके रिप्लाई में वो हमें हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है एज एन आउटपुट, है ना? तो वो कमांड हम कंप्यूटर को दे सके, इसके लिए नीड है प्रोग्राम की, और प्रोग्राम के लिए नीड है एक सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर के लिए नीड होती है एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सके। ठीक है, समझ रहे हैं आप? प्रोग्रामिंग के लिए नीड है प्रोग्राम की, प्रोग्राम के लिए नीड है सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए नीड होती है एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग क्या है, तो सिंपली आप बता दीजिएगा प्रोग्रामिंग होता है मल्टीपल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। जब कई सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठा आ जाते हैं तब एक प्रोग्राम क्रिएट होता है, जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इनपुट और कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। कंप्यूटर को इनपुट देकर हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। अब प्रोग्रामिंग जो अब आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपना लैपटॉप और कंप्यूटर्स, इनमें क्या होता है, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई होती है अंदर। जैसे कि सपोज़ अब आप कीबोर्ड ले लीजिए अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जैसे अगर आप उसमें क्यू प्रेस करेंगे ना, तो क्यू ही प्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उसे वैसा प्रोग्राम किया गया है। आप उसमें खुद से चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, वैसा प्रोग्राम उसे किया गया है। तो प्रोग्रामिंग की नीड क्या है? प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है? अब आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, सपोज़ 2 पर्सन हैं, एक है जिसे हिंदी आती है और एक है जिसे तमिल आती है। अब हिंदी वाले को तमिल नहीं पता और तमिल वाले को हिंदी नहीं पता, तो क्या दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं ना, नहीं होगा, क्योंकि दोनों समझ ही नहीं पाएँगे कि एक्चुअली में दोनों को कहना क्या है, या फिर कौन क्या कह रहा है, दोनों समझ ही नहीं पाएँगे। बिकॉज़ ऑफ द लैंग्वेज दे डोंट नो, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को और कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझ आए, इसके लिए ज़रूरत है एक पर्टिकुलर सोर्स की, जो बता सके कंप्यूटर को कि हम उसे कहना क्या चाहते हैं, और हमें रिप्लाई में बता सके कंप्यूटर हमें आउटपुट में क्या दे रहा है ना? तो प्रोग्रामिंग की नीड इसलिए होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दें वो कंप्यूटर समझ पाए, और जो कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है वो हम समझ पाए, हमारे बीच में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए प्रोग्रामिंग ये ज़रूरी होती है। अब आप लोग जानते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी बात समझेगा कैसे? आपको पता होगा कि कंप्यूटर को समझ सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। या इट्स ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन यू हैव टू नो। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। भले ही आप उसे कैसे भी कमांड दे दे, कुछ भी कर दे, अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कंप्यूटर उसे समझ रहा है, या फिर आपका लैपटॉप, जी नहीं। कंप्यूटर को समझ आती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। वो लैंग्वेज होती है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। अब जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1 + 2 = 3। इसे देखकर ये मत सोचना कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स का क्लास चल रहा है। ये बस एक एग्जांपल है कि आप लोग समझ पाए कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या होती है। तो जो उसके आगे आपने नंबर सिस्टम्स देखा होगा, जो 000 लिखा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, तो ये होती है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। बाइनरी नंबर के अंदर 1 को इस तरह, 2 को इस तरह और 3 को इस तरह से लिखा जाता है। अब आप सोचिए कि कोई लेंथी सा प्रोग्राम है और आपको वो कमांड कंप्यूटर को देना है। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ही ले लीजिए। आपको वो कंप्यूटर को देकर उनसे काम करवाना है, और सपोज़ आपको वो इस तरह से बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में लिखना पड़े, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता। आपको पूरा का पूरा कोड एक बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना पड़ता है, 010101 के फॉर्मेट में। फिर वो कंप्यूटर उसे प्रोग्राम करता है, और जो रिप्लाई में वो आउटपुट देता है वो भी 01 के फॉर्मेट में ही होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो टाइमिंग है,
तो ये जो टाइमिंग है प्रोग्राम लिखने से लेके प्रोग्राम रन होने के बाद हमारा आउटपुट आने तक का, ये बहुत लेंथी हो जाता। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम ना लिखना पड़े, इसलिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट किए गए हैं। उसमें से ही एक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले हुआ करती थी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग से पहले होती थी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे डेवलप किया था केन थॉमसन ने। कब? 1960 में। कहाँ? बेल लैबोरेटरीज। वो कहाँ है? अमेरिका। अगर कोई आपसे क्वेश्चंस करे तो याद रखिएगा अच्छे से। सी प्रोग्रामिंग से पहले हुआ करती थी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे डेवलप किया था केन थॉमसन ने इन 1960 वेयर बेल लैबोरेटरीज, अमेरिका। और सी प्रोग्रामिंग के बाद अब जो है वो है हायर लेवल लैंग्वेज, जो है सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। इसलिए सी को कहा जाता है मिडल लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप क्यों की गई थी? 1960 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर्स बने ही थे, उस टाइम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। पर बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ड्रॉबैक थे। वो सी प्रोग्रामिंग ने किस तरह से ओवरकम किए वो हम आगे देखेंगे। तो हाँ, सी प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अब ऐसा लगता है कि जब हायर लेवल लैंग्वेज है तो हमें सी प्रोग्रामिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, हम नहीं सीखते, उसे एलिमिनेट कर देते। पर ऐसा नहीं है। जब आप पेड़ देखते हैं, भले ही पेड़ की जड़ें ना दिखे, लेकिन जो वो पेड़ आपके सामने खड़ा है ना, उनकी जड़ों की वजह से होता है ना? तो सी प्रोग्रामिंग भी ऐसा ही है। सी प्रोग्रामिंग ये बेस है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। भले ही आप हायर लेवल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप सीखिए, लेकिन जो हायर लेवल लैंग्वेज सीखे हुए स्टूडेंट है, अगर कोई पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट पढ़ के सी प्रोग्रामिंग पढ़ेगा ना, तो उसका बहुत टाइम चला जाएगा सीखने में सी प्रोग्रामिंग को। बट यही अगर सी प्रोग्रामिंग सीखा हुआ इंसान अगर जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये पढ़ने लगे ना, तो 1 मंथ बहुत है ये सारी लैंग्वेजेस को उसे सीखने के लिए ईजिली। तो सारी लैंग्वेजेस को अच्छे से, क्योंकि सी इट इज़ अ बेस। हाँ, सी प्रोग्रामिंग लेंथी हो सकता है, उसके कोड ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बेस है। और आज भी सी प्रोग्राम ओरेकल के डाटाबेस के लिए, एमएस ऑफिस डेवलपमेंट के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों में सी प्रोग्रामिंग आज भी यूज़ की जाती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर ऑफ द पार्ट आज भी सी प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हायर लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब सी प्रोग्रामिंग को पढ़ के अब कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू नो द बेसिक अबाउट सी प्रोग्रामिंग। आपको सी प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि बेस है वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख गए ना, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ठीक है, सी प्रोग्रामिंग हम क्या सीख रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग तो हमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू को चले गए और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको डायरेक्ट पूछेंगे एरे पॉइंटर्स हमें बताओ ये सब क्या होता है, तो हाँ, हो सकता है। लेकिन इंटरव्यूअर ये ज़रूर देखते हैं कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कितनी है। हाँ, अगर आप उनके सामने गए, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे दे दिए और इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि बताओ सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किसने किया था, कहाँ किया था, और आपने कहा सर हमें नहीं पता, दिस इट, टाटा बाय बाय। हाँ, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिच ने। कहाँ डेवलप किया था? बेल लैबोरेटरीज में। कब डेवलप किया था? 1972। और बेल लैबोरेटरीज कहाँ है? यूएस, अमेरिका। अब सेम जहाँ पे बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है, वहीं पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई है। ओके, तो इसे ध्यान रखिए याद से, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जा सकता है। ऐसा इंटरव्यूज़ वगैरह हुए तो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट द इंटरव्यूअर आस्क टू स्टूडेंट्स। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है डेनिस रिच ने। कहाँ डेवलप किया था? बेल लैबोरेटरीज में इन 1972। और वो कहाँ पर है? बेल लैबोरेटरीज, यूएस में, अमेरिका। ओके, अब हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की क्यों गई। जब बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तो उसे क्यों डेवलप किया गया, है ना? तो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए, पर उसके अंदर कई ड्रॉबैक थे जो
1972 में आई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ओवरकम किया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये डेवलप की गई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए। जो भी ड्रॉबैक थे बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो पूरे के पूरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओवरकम किए गए और आज भी सी प्रोग्रामिंग को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो सी अगर आपसे कोई पूछे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलप के पीछे का मेन एम क्या था, तो मेन एम यही था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखना था, इसलिए सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर सी लैंग्वेज को समझता कैसे है? अब हमने देखा ना कि कंप्यूटर समझता तो सिर्फ बाइनरी नंबर है 0 और 1, और जो हम कोड लिखते हैं कंप्यूटर सी लैंग्वेज में वो होता है डाटाबेस रिलेटेड, यानी कि उसमें इंटीजर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबरिंग सिस्टम होती है, फ्लोट नंबर होते हैं। तो कंप्यूटर ये सब कैसे समझता है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब हम उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं जहाँ पे दो लोगों के बारे में मैंने आपसे कहा था, जिसे हिंदी आती है और तमिल आती है। अब हिंदी वाला तमिल नहीं जानता, तमिल वाला हिंदी नहीं जानता, बट अब सिचुएशन ये है कि इन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया है। ये दोनों इंसान के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया है जिसे हिंदी भी आती है और तमिल भी आती है। अब वो थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, जो पर्सन को हिंदी आती है ना, वो इस थर्ड पर्सन को बता रहा है, वो पर्सन उसको सुन रहा है, उसे तमिल में कन्वर्ट करके उस तमिल पर्सन को बता रहा है, और वही तमिल पर्सन अब इस इंसान को उस इंसान ने कहा हुआ रिप्लाई दे रहा है। तो ये जो थर्ड पर्सन है वो उस तमिलियन की बात को सुनकर उसे हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी वाले इंसान को बता रहा है। ऐसे ही जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, उसे रन करते हैं। प्रोग्राम लिखना, जो प्रोग्राम आपके सामने वो हुआ फ्रंट एंड। अब बैक एंड में क्या होता है, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं प्रोग्रामिंग का, उसके साथ आता है एक कंपाइलर। वो कंपाइलर कैसे वर्क करता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में एज अ थर्ड पर्सन, जैसे वो थर्ड पर्सन वर्क कर रहा था तमिलियन और हिंदी के बीच में, वैसे ही जब हम प्रोग्राम लिखते हैं कंपाइलर उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसे चेक करता है कि कहीं उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। अगर वो एरर फ्री हुआ तो कंपाइलर उसको रन करने के प्रोसेस में भेज देता है, बट रन होने से पहले वो फाइल एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती है। ऑब्जेक्ट फाइल यानी कि 0101 नंबरिंग सिस्टम। जो भी कोड आपने लिखा हुआ है फ्रंट एंड पे, जो आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने, जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो बैक एंड में टोटली 01 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो ह्यूमन बींग ने जो प्रोग्राम लिखा है उससे टोटली 01 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को वो डाटा दे देता है। फिर कंप्यूटर उस 01 के डाटा को एनालिस करता है और फिर रिप्लाई में हमारे आउटपुट को जनरेट करके वो वापस कंपाइलर को दे देता है। देन कंपाइलर उसको वापस से कंपाइल करके वापस ह्यूमन बींग हम रीड कर सके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आउटपुट जनरेट करता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ कंपाइलर। सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपाइलर। हर एक प्रोग्रामिंग के साथ उनका अपना अपना एक पर्टिकुलर कंपाइलर होता है जो लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कंपाइलर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि एक्चुअली में कंप्यूटर हमारे दिए गए डाटा को समझता कैसे, एनालिसिस कैसे करता है। कंप्यूटर आपका लिखा हुआ प्रोग्राम नहीं पढ़ता, कंप्यूटर 01 ही पढ़ता है, पर उसे 01 में कन्वर्ट करने का काम ये कंपाइलर करता है। तो ये मेन एम है कंपाइलर का। ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर इनके बीच में होता है कंपाइलर, जो कि बैक एंड में होता है, जो हमारे टोटली प्रोजेक्ट को, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उससे 01 के फॉर्मेट में या फिर बाइनरी प्रोग्राम में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को वो डाटा सौंप देता है। फिर उसके ऊपर प्रोसेस होकर हमारा आउटपुट ये जनरेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम, एक्सटेंशन क्या होता है? अब आपने देखा होगा वर्ड, एक्सेल या पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जब हम इसमें काम करते हैं, काम करने के बाद जब हम हमारी फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल के नाम के साथ एक डॉट लग के जो भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका नाम आता है। जैसे अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो डॉट वर्ड होगा, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो डॉट एक्सेल होगा, अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो डॉट पीपीटी होगा, और अगर आपका जो भी आपका डाटा है वो पीडीएफ का होगा तो पीडीएफ फॉर्म में अगर आप उसे सेव करेंगे तो डॉट पीडीएफ करके। तो ये एक्सटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक्सटेंशन की इंपॉर्टेंस पता है क्या?
कि ये जो डॉट के आगे वाला जो लिखावट होती है, जो एक्सटेंशन होता है, ये कंप्यूटर के एनालिसिस के लिए होता है। जब वो आप वो फाइल ओपन करोगे ना, तो कंप्यूटर कन्फ्यूजन में नहीं जाएगा कि मुझे इसे ओपन कहाँ करना है, क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होगा कि ये फाइल वर्ड की है, ये फाइल एक्सेल की है, या फिर ये फाइल पावर पॉइंट की है। ये कंप्यूटर समझ जाएगा और वो उसी एप्लीकेशन में उस फाइल को ओपन करेगा। तो ये बहुत ये इम्पोर्टेंस होती है एक्सटेंशन की। तो यहाँ पे एक्सटेंशन, सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट सी करके होता है। जब भी आप कोई फाइल सी प्रोग्राम के अंदर, सी के सॉफ्टवेयर के अंदर सेव करोगे तो डॉट सी से सेव होगी। तो एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंशन एक सिंपल सा है, बट इसका एम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि एक्सटेंशन का यूज़ क्या होता है। एक्सटेंशन के वजह से आपको अलग से कंप्यूटर को कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी फ़ाइल को यहाँ ओपन करिए या फिर यहाँ। कंप्यूटर खुद से समझ जाएगा। डॉट पीपीटी होगी तो वो आपके फ़ाइल को पावर पॉइंट में ही ओपन करेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है एक्सटेंशन की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ सी प्रोग्राम इज़ रन। सिंपल है, कंपाइलर के टाइमिंग में मैंने आपको बता दिया है। दो चीज़ें होती है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड होता है जहाँ पे आप आपका प्रोग्राम लिखते हैं, और बैक एंड होता है जहाँ पे वो कंपाइल होकर रन होता है, कंपाइल होके ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होके फिर रन किया जाता है, और उसके बाद हमारा आउटपुट जनरेट होता है। सी प्रोग्राम इज़ रन। सिंपली सी प्रोग्राम रन कैसे किया जाता है। प्रोग्राम लिख रहे हैं हम फ्रंट एंड में, प्रोग्राम लिखने के बाद जैसे ही हमने रन के ऊपर क्लिक किया तो बैक एंड में चला जाता है, हमारा प्रोग्राम जाता है बैक एंड में। बैक एंड के अंदर क्या होता है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को लेता है। सबसे पहले उसके अंदर के एरर चेक होते हैं। अगर उसमें एरर्स ना हो, प्रोग्राम चेक होने के बाद अगर वो एरर फ्री हो, तो वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पूरा का पूरा डाटा कंप्यूटर को 01 के फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाता है। फिर कंप्यूटर उस 01 के प्रोग्राम डाटा को कन्वर्ट करके, एनालिसिस करके और हमारा आउटपुट जनरेट करता है। तो इस तरह से सी प्रोग्राम ये रन होता है बैकग्राउंड में, बैक एंड के अंदर। और हम जो साइड देख रहे हैं वो है फ्रंट एंड। तो ये सब था आज के लिए। अभी के लिए इतना ही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेकंड पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। आई थिंक वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ़्लो क्या होता है प्रोग्रामिंग का, वो कैसे स्टार्ट होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। इसके लिए आपको फ़्लो चार्ट जानना ज़रूरी है, और अगर आपको फ़्लो चार्ट जानना है तो आपको एल्गोरिदम जानना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं सी प्रोग्राम लिखने के लिए, फिर फ्लो चार्ट क्या होता है, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है सी के अंदर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम एक बात कहेंगे आपसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टडी। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप कभी इससे बोर नहीं होंगे। बस अच्छे से पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा अच्छे से। अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है। ज़्यादा ऐसे एक बार आप सी लैंग्वेज समझ गए ना, तो आपको बड़े ही, चाहे आप 10 पेज का कोड क्यों नहीं लिखे, आपको मज़ा आएगा वो लिखने में। ऐसी लैंग्वेज है ये। इट्स अ बेस्ट लैंग्वेज, और सी प्रोग्रामिंग ये बेस है सारे लैंग्वेज का। ये भी मत भूलिए, कोई भी लैंग्वेज आप सीखने वाले हो तो सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से कर लीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज को खुद से कर लेंगे, गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा।